नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। हम हर उस मसले पर सरकार की, सिस्टम की जवाबदेही चाहते हैं जिससे जनता का जीवन प्रभावित होता है। तो घंटी बजाओ में उन खबरों की पड़ताल होती है जिनकी सुनवाई ना हो। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं जो सुनने में शायद आपको छोटा लगे, लेकिन जो हजारों हजार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें इसकी वजह से दाने दाने को मोहताज होना पड़ता है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता यानी किसान आवारा पशुओं से इस कदर त्रस्त हैं कि कई इलाकों में तो इसी आधार पर लोग वोट डालने तक का फैसला करने की बात कह रहे हैं। आज यूपी में आलम यह है कि आवारा पशु खेत के खेत चर जाते हैं और किसान लहलहाती फसल को बर्बाद होता देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी साल भर की मेहनत घंटों में तबाह हो जा रही है और पूरा परिवार फिर 2 वक्त की रोटी तक के लिए तरस जाता है। तो किसानों की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार सरकार और सिस्टम के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या आवारा जानवर। 2 महीने 4 महीने मेहनत की, वो एक आध में बराबर हो जाता है, फसल को चढ़ जाते हैं। पूरे देश में सांड से इतने लोग कहीं नहीं मरे होंगे जितने उत्तर प्रदेश में मरे हैं। सबसे ज्यादा जाने गई उत्तर प्रदेश में, सांडों ने मार दिया लोगों को। रात के जाग के बचाते हैं हम लोग, खेत से घर से बाहर जाते हैं खेत में थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद भी नहीं बच पाता। उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें आम हैं। कहीं सड़क पर ढेर सारी गाय टहलती मिल जाएंगी, तो कहीं खेतों में चरते हुए मवेशी। बड़ी संख्या में आवारा घूम रहे जानवर यूपी के किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। खास तौर से छोटे किसानों के लिए ये मवेशी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। बस्ती जिले के एक गांव की ये तस्वीर देखिए। गन्ने का खेत है, पूरी फसल तैयार, लेकिन करीब 1 दर्जन मवेशी इस फसल को खराब करने के लिए खेत में घुस चुके हैं। मंत्री जी को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कोई किसान आपके सामने इस बात को न कहता हो, लेकिन यथार्थ पूरे उत्तर प्रदेश का यही है कि गौशाला के नाम पर धन का बंदर बांट अधिकारी से लेकर के ठेकेदार तक किया, और अब भूसे का बंदर बांट हो रहा है। कागज में गायें और गौवंशज भूसा खा रहे हैं और वो गौशाला में निवास कर रहे हैं, जबकि वो आए दिन किसानों की ही फसल बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ एक नहीं, यूपी के तमाम किसानों की यही शिकायत है। आवारा जानवरों के कारण फसल खराब होने के मुद्दे को लेकर किसानों की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि 2017 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से जो वादे किए थे, उनमें ये मुद्दा भी शामिल था। देखिए, यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि नीलगाय और अन्य आवारा पशुओं से फसल की क्षति रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अगले ही पेज पर फिर लिखा है कि फसलों की क्षति रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर पशु संरक्षण की योजना बनाई जाएगी। सवाल है, सरकार ने अपना ये वादा पूरा क्यों नहीं किया? आखिर क्यों 5 साल बाद भी किसानों के खेत आवारा जानवरों के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं? आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपने फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी नहीं, दीवार तक खड़ी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद ये छुट्टा जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आखिर में इस तरीके से अगर छुट्टा जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद करेंगे तो किसान क्या खाएगा? सरकार और प्रशासन की अनदेखी का नतीजा ये है कि किसानों को खुद ही अपने खेतों को बचाने का इंतजाम करना पड़ रहा है। ये देखिए,
कैसे रात के अंधेरे में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर कुछ किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। इन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि खेत में फसल तैयार है। अगर ये रात भर जागकर जानवरों को नहीं भगाएंगे तो पूरी फसल बर्बाद होने का खतरा है। इतनी कोशिशों के बाद भी फसल बच जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सरसों के इस खेत का हाल देखिए, लगभग पूरी फसल जानवरों के कारण खराब हो चुकी है। हजारों के झुंड के तादाद में आ जाती हैं, तो जो खेत में पड़ती हैं वो खेत में सुबह पाती नहीं बचता है, एकदम चम हो जाता है। इसी तरह जागते रहते हैं, बैठे बैठते रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। कहते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। लोग तमाम गौशाला खोले हुए हैं, न वो गौएं ब्याणती है न कुछ, वो सब पैसा निकाल लेते हैं, हो गया। अन्ना जानवर इतने हैं हमारे यहाँ, कम से कम 1000 अन्ना पशु फिर रहे हैं। न जाने कितनी फसल चढ़ गई। ये जो कर्ज फर्ज लेकर के इधर से उधर जो है सिंचाई कर रहे हैं, दूसरे के ट्यूबवेलों से सिंचाई कर रहे हैं, उनको देना है तो कैसे क्या करेंगे। पूरी रात जगते हैं। अब खेतों में जो है छानी छप्पर डाले हुए, वहीं पे डेरा डाल के रहते हैं। सरकार कितने भी दावे क्यों ना कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि यूपी के किसी भी जिले में आवारा जानवरों को रोकने के लिए कोई ठोस नीति जमीन पर लागू होती नजर नहीं आ रही। बुंदेलखंड में आवारा जानवरों के कारण हो रहे नुकसान से परेशान किसानों का कहना है, पहले गांव में पशुओं के चरने के लिए जगह होती थी, अब वो व्यवस्था भी खत्म हो चुकी है और सरकार की तरफ से आवारा जानवरों के चारे की व्यवस्था सिर्फ कागजों पर ही होती है। इसी का खामियाजा उठा रहे हैं ये किसान। एक तो ये परेशानी आती है कि रात रात भर जगना, अब फसलें दिखाई देने लगी और 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए चुग गए तो गए। रात भर जगने से चिड़चिड़ाहट होती है, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। चिड़चिड़ाहट के कारण आपस में सामाजिक द्वंद्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्वास्थ्य के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है किसानों के। और आर्थिक परेशानी तो है ही है कि जो कर्जा लेके फेंसिंग की व्यवस्था की महंगी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोवंश की तस्करी रोकने के लिए 2017 में अवैध बूचड़खानों को बंद करने का फैसला किया। सरकार का यह दावा है कि उसके बाद से गोवंश के संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में आश्रय स्थल खोले गए। गोवंश की देखभाल करने वाले परिवार को 900 रुपए महीने देने की योजना शुरू की गई। कुपोषित परिवारों को आश्रय स्थल से गाय देने की योजना लाई गई। लेकिन ये सारी योजनाएं आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या को काबू करने में नाकाम रहीं और इसीलिए किसान परेशान हैं और अब चुनाव के मौके पर विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। आवारा पशु सिर्फ फसलों के लिए ही खतरा नहीं है, कई जगहों पर वो जान के लिए भी खतरा बन चुके हैं। पिछले हफ्ते मुरादाबाद के कटघर इलाके के एक बुजुर्ग किसान एक सांड के हमले का शिकार बने। 70 साल के बल सिंह उस वक्त अपने खेत में काम कर रहे थे। हमले के बाद उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया, लेकिन तब तक वो गंभीर तौर पर जख्मी हो चुके थे। हमारे पापा खेत पे रहते हैं और ये थोड़ी सी लकड़ी तोड़ने के लिए गए हैं। वहाँ पर पिस्तौल ज़्यादा छोड़ रखे हैं, लोग बाहर बहुत ही ज़्यादा रह रहा है, मतलब है 8-7 तक जानवर है वहाँ पर, एक से एक बढ़कर खतरनाक है वहाँ पर। और हमारे पापा लकड़ी तोड़ रहे थे, वो गाय इनसे ज़रा थोड़ी सी आगे चल रही थी। आगे चलने के बाद में ये गाय को छोड़ दिया उनने और इनके ऊपर इन्हें हमला कर दिया। यूपी में आवारा पशुओं के इसी आतंक को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं। आज खेत हैं बर्बाद हो रहे किसानों के, सांड खुलेआम हो रहे। पूरे देश में सांड से इतने लोग कहीं नहीं मरे होंगे जितने उत्तर प्रदेश में मरे हैं। सबसे ज्यादा जाने गई उत्तर प्रदेश में, सांडों ने मार दिया लोगों को। हालांकि योगी सरकार का दावा है कि आवारा मवेशियों को रखने के लिए प्रदेश भर में गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन उन गौशालाओं के रखरखाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में आवारा जानवरों की संख्या बढ़ी है। भारत में करीब 20 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। इसकी वजह है कि जहां देश के बाकी राज्यों में मवेशियों की संख्या में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई,
वहीं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 17% बढ़ गई। आवारा पशुओं की समस्या से नाराज एक किसान ने पिछले हफ्ते बीजेपी विधायक को एक कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ मार दिया था। सरकार भी ये समझ रही है कि जानवरों के कारण किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा बन सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक बार फिर इस समस्या को खत्म करने का वादा किया। भाइयों बहनों, ये इतनी अच्छी 3 प्रकार की योजनाएं हैं। अगर इन 3 योजनाओं को हम गांव में लागू कर देंगे तो ये अन्ना पशु या छुट्टा पशुओं की समस्या या निराश्रित गौआश्रय गौवंश की जो समस्या है, इसका पूरी तरह समाधान हो सकता है। अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में इस जिम्मेदारी को हमें लेना होगा। हालांकि सीएम ने जिन योजनाओं का जिक्र किया वो पहले से ही प्रदेश में चल रही हैं। मतलब साफ है कि उन योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया गया और न ही पिछले 5 साल में सरकार ने किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लिया। देश भर में जहां कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखाई दे रहा है, वहीं अब मुंबई वासियों के लिए इस बीच ये राहत भरी खबर सामने आई है। आज मुंबई में नए कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई। नए मामलों में गिरावट के इस ट्रेंड से जाहिर हो रहा है कि मुंबई ने कोरोना की तीसरी लहर को मात दे दी है। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर लगातार अपने पैर पसार रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार चिंता का विषय बने हुए कोरोना वायरस को लेकर अब मुंबई वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के केसों में कमी दर्ज की गई। नए केस में कमी। रविवार को मुंबई में कोरोना के कुल 19,474 नए मामले सामने आए थे। वहीं अब सोमवार को कोरोना के 13,638 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट में कमी। सोमवार को मुंबई में कुल 59,242 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13,648 मामले पॉजिटिव पाए गए। इन आंकड़ों के साथ मुंबई में सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 23% दर्ज किया गया। कोरोना के गिरते मामले जहां एक तरफ राहत की खबर की तरह सामने आए, वहीं इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या तीसरी लहर खत्म हो रही है या सरकार सही आंकड़े नहीं जुटा पा रही? दरअसल तीसरी लहर में लोग सिर्फ सरकारी टेस्ट पर निर्भर नहीं, बल्कि इस बार लोग सेल्फ कोविड टेस्ट किट का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सेल्फ कोविड टेस्ट किट अब सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। बीएमसी मुंबई में कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री को लेकर सतर्क हो गई है। साथ ही खुद से कोविड टेस्ट करके जानकारी छुपाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सेल्फ किट की दुविधा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में 96,000 लोगों ने किट के माध्यम से कोरोना टेस्ट किया है। उसमें से सिर्फ 3,000 लोगों ने खुद को पॉजिटिव घोषित किया है। वहीं आधिकारिक तौर पर टेस्ट किए जाने का आंकड़ा कुछ और कहानी कह रहा है। राज्य की बात करें तो सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 33,470 नए मामले आए, जो कि रविवार को मिले 44,388 मामलों की तुलना में काफी कम है। रविवार को महाराष्ट्र में 2,02,932 कोरोना जांच हुई थी, जबकि सोमवार को केवल 1,73,806 कोरोना जांच हुई। महाराष्ट्र में अभी तक 4,200 से अधिक नमूनों का जीनोम विश्लेषण किया गया, जिनमें 68% डेल्टा से संक्रमित मिले, जबकि 32% मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में पड़ने वाले जिलों में कोरोना का आतंक ज्यादा दिखाई दे रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के 10 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, जिसमें मुंबई भी शामिल है। महाराष्ट्र के कुल 52,025 सक्रिय मामलों में से 96.62% मामले सिर्फ 10 जिलों से हैं, जिनमें से 37,897 यानी 72.84% मामले केवल 5 जिलों से सामने आए हैं। इन आंकड़ों के बाद राज्य सरकार ने पुणे,
अहमदनगर, सतारा, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को चिंता के जिले करार दिया है। इसके साथ ही इस बार ये भी पाया जा रहा है कि कोरोना मध्यम वर्ग को ज्यादा निशाना बना रहा है, क्योंकि तीसरी लहर में मुंबई में 93% मरीज इमारतों में मिल रहे हैं। नए कोरोना केसों में सिर्फ 7% स्लम में दर्ज किए गए। इमारतों में मिलने वाले सबसे ज्यादा केस बांद्रा पश्चिम, अंधेरी पूर्व और पश्चिम, बोरीवली, ग्रांट रोड, गोवंडी और कोलाबा जैसे इलाकों से हैं। फरवरी 2021 से शुरू हुई दूसरी लहर में भी इमारतों से अधिक मरीज मिले थे, जिसका असर तीसरी लहर में भी दिखाई दे रहा है। दूसरी लहर में डेल्टा के मामले मिल रहे थे, जबकि इस बार ओमिक्रॉन के ज्यादा केस बिल्डिंगों में मिल रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में ज्यादातर केस स्लम में मिले थे। तीसरी लहर में बढ़ते केसों के कारण मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। इसके बावजूद एक भी कंटेनमेंट जोन स्लम में नहीं है। 58 माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तौर पर सील बिल्डिंग जरूर हैं। बिल्डिंगों में रहने वाले लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे यहाँ केस ज्यादा मिल रहे हैं। सोसाइटीज के पदाधिकारियों को कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीएमसी वहां टेस्टिंग भी बढ़ा रही है, जिससे ज्यादा केस मिल रहे हैं। राहत की बात यह है कि तीसरी लहर घातक नहीं, 3 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं। मैक्सिमम हमें 20,000 से भी ज़्यादा केसेस एक दिन में मिले, मगर हम लोग देखते हैं तो एडमिशन्स और क्रिटिकल केसेस बहुत कम थे। 80, 85, 90% हम लोग बोल सकते हैं कि असिम्प्टोमेटिक केसेस थे। इसकी वजह से उन्हें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी और ज़्यादा वेंटिलेशन या वेंटिलेटर्स या इसकी भी आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस तरह कोरोना की आफत चौतरफा आई थी, उसी तरह से राहत भी चौतरफा दिखाई दे रही है। अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद अस्पताल में दाखिल होने वालों से करीब दुगनी है। मतलब रिकवरी रेट अच्छी हो गई है। इससे अस्पतालों पर दबाव लगातार कम हो रहा है। कोरोना के नए मरीजों की तुलना में मुंबई में मौजूदा मरीज ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। शनिवार को मिले 10,661 मरीज के मुकाबले दुगने 21,474 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। इससे जहां रिकवरी रेट बढ़ रहा है, वहीं अस्पतालों पर भार भी कम हो रहा है। महज एक सप्ताह में अस्पतालों में बेड का भार 26% कम हुआ। मुंबई में शुक्रवार को 11,317 नए मरीज मिले थे, जो शनिवार को घटकर 10,661 रह गए। इसके साथ ही मुंबई का पॉजिटिविटी रेट शनिवार को 20% से कम होकर 19.54 हो गया। 9 जनवरी को 21.3% बेड्स पर मरीज थे, जो शनिवार को घटकर 15.7% रह गए। मुंबई का रिकवरी रेट महज 24 घंटे में 2% बढ़ा है। शुक्रवार को रिकवरी रेट 89% था, जो शनिवार को बढ़कर 91% तक पहुंच गया है। मुंबई तीसरी लहर से पार हो चुकी है। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन कम आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं फिलहाल मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन इस इलाके में हूं और यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कई सारे लोग ट्रेन से प्रवास कर रहे हैं। ट्रेन से जाने के लिए ये जो रास्ता है उस रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पर कई सारे लोगों ने अब भी जो मास्क है अच्छे से नहीं पहना है। हालांकि मास्क बहुत सारे लोगों ने पहना है, लेकिन मास्क जो है सिर्फ नाक तक या फिर नाक से नीचे ही इन्होंने पहना है और ऐसे कई सारे लोग। पूरे महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई में काफी आगे दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह रही प्रोफेशनल तरीके से पेश आने की समझदारी। ऐसे इलाकों को खास तौर पर पहले ही पहचान लिया गया जहां से संक्रमण तेजी से फैल सकता था और उसी को आधार बनाकर बाकी इलाकों को संक्रमण से सुरक्षित करने का फैसला लिया गया। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है धारावी। यहाँ 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ छोटी छोटी जगह में कारखाने लगे हैं, जिनमें दर्जनों लोग एक साथ काम करते हैं। ऐसे इलाकों में कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता था, लेकिन मुंबई की सरकारी मशीनरी और खास तौर पर बीएमसी ने इन इलाकों में उम्दा काम किया। धारावी में 4T यानी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग का फॉर्मूला खास तौर पर काम में लाया गया। दरवाजे दरवाजे जाकर ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनमें कोरोना के लक्षण थे। इसमें सरकारी डॉक्टरों के साथ साथ लोकल निजी डॉक्टरों की भी मदद ली गई। जगह जगह पर मोबाइल वैन्स के जरिए लोगों तक पहुंचने का काम हुआ।
9 क्लिनिक भी खोले गए जहां लोग अपनी समस्या को लेकर जा सकते थे। शुरुआत में केस बढ़े, लेकिन पिछले हफ्ते से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे इलाकों के भी काम किए। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था के लिए वार्ड वॉर रूम्स बनाए गए। जो भी यात्री विदेश से आ रहे थे उनके लिए सेल्फ पे क्वारंटीन का इंतजाम अच्छे अस्पतालों में किया गया। लेकिन जो पैसे नहीं दे सकते थे उन्हें बायकुला, रिचर्डसन और क्रूडास के जंबो सेंटर में जगह दी गई। सरकार ने वक्त रहते नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। इससे भी संक्रमण रोकने में मदद मिली। शादी विवाह में कम लोगों की अनुमति, 5 से ज्यादा लोगों के साथ चलने पर पाबंदी, स्विमिंग पूल वगैरह बंद रखना, स्कूलों की छुट्टी जैसे कई कदम थे जिससे कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिली। सऊदी अरब के बाद अब यूएई पर हमला करने शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को 2 धमाके हुए। इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 भारतीय नागरिक हैं, 1 पाकिस्तानी नागरिक, जबकि 6 लोग घायल हुए। बताया यह भी जा रहा है कि यह हमला ड्रोन्स के जरिए किया गया है। यूएई पर हमला करने के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। संगठन ने बयान जारी कर यूएई पर हमले शुरू करने की बात कही। यूएई की स्थानीय मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर ये धमाके अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के पेट्रोल ले जा रहे टैंकरों में हुए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि टैंकरों में आग लगने से ठीक पहले आसमान में ड्रोन जैसी आकृतियां दिख गई थीं, जो कि 2 अलग अलग इलाकों में गिरी। अबू धाबी पुलिस ने बताया है, हो सकता है 3 तेल टैंकरों में आग और हवाई अड्डे के बाहरी क्षेत्र में मामूली आग ड्रोन में विस्फोट के जरिए लगी हो। स्थानीय मीडिया का कहना है कि सबसे पहले मुस्साफा इलाके में 3 तेल टैंकरों में विस्फोट हुआ। हूती संगठन के नियंत्रण वाली फोर्स के प्रवक्ता याहिया सारी से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट के एक पोस्ट के मुताबिक हूतियों ने आने वाले घंटों में संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा सैन्य अभियान चलाने की योजना बनाई है। पिछले साल अगस्त 2021 में हूती विद्रोहियों ने सऊदी के एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। इससे पहले फरवरी 2021 में हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया था, जिसके चलते एक नागरिक विमान में आग लग गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।